जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों हम लोग कर रहे हैं जेई एडवांस का ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। जेई एडवांस का ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसमें बच्चों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला, जहां से कभी कभी सवाल आईआईटी में आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ही आते हैं। तो हमने उसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया है और आज बच्चों हम लोग सेकेंड लेक्चर करेंगे। तो इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आइडेंटिटी और रेशियो को लेकर के, वो सारा क्वेश्चन बच्चों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। तो चलिए बच्चों आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग के सामने 2006 में जो सवाल आए हैं, 2006 में जो 9 में जो सवाल पूछे गए हैं आईआईटी का, और इस बेसिस पे बच्चों ध्यान रखेंगे आप, इस बेसिस पे और भी सवाल आए हैं, इस बेसिस पे और भी प्रश्न पूछे गए हैं और इसे पूछ सकते हैं जेईई मेंस में, इसको रेफरेंस लेकर के। तो क्या है सवाल, आइए जानते हैं। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन कॉस वगैरह वगैरह, ऑप्शन दिया हुआ है 10 में, कॉट में। एक चीज आप जान लो यहाँ पे, ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो 1 और मोर आंसर करेक्ट टाइप है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी हाँ, जेईई मेंस में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं 1 या मोर एक से ज्यादा आंसर करेक्ट वाले, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन आते हैं एक या एक से ज्यादा आंसर करेक्ट वाले। तो ये जो सवाल आपके सामने है वो 1 और मोर आंसर करेक्ट टाइप का सवाल है। सबसे पहले ये जानना है कि अपने पास प्रश्न को टैकल कैसे करना है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। ये तो दिख गया कि गिवन क्या है, निकालना क्या है वो देखो। तो इन्होंने डायरेक्टली आपसे कुछ पूछा नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्टली पूछता काम, डायरेक्टली पूछा नहीं भाई इसका इसका वैल्यू बताओ, नहीं, क्योंकि मोर देन 1 वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों एक से ज्यादा ऑप्शन में होता है। इसलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के जो सवाल होते हैं उनके लिए मुझे ऑप्शन ही देखना पड़ेगा। यानी ये ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ता है कि इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। यानी सारा का सारा आइडिया बच्चों, जो कि 1 और मोर आंसर करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, उनका सारा का सारा आइडिया ऑप्शन ही देता है। कुछ क्वेश्चन भी देता है और मैक्सिमम चीजें ऑप्शन ही देता है, मैक्सिमम चीजें ऑप्शन देता है। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं कैसे टैकल करना है इसे। तो अपने पास गिवन क्या है उस पर फोकस करिए, है ना। गिवन क्या है, क्या गिवन है? गिवन है साइन 4x अपॉन 2, गिवन है कॉस 4x अपॉन 3, नीचे में बच्चों 1/। थोड़ा सा समझदारी आपके पास है अगर, तो बताओ मुझे कि यहाँ जो दोनों जो लिखे हुए डिनोमिनेटर में नंबर्स है, क्या उन्हीं नंबर का सम यहाँ लिखा हुआ है? हाँ। अच्छे दिनों के लिए ना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आप वो आज लड़ाई कर लोगे तो ऑब्वियस है कि आने वाला समय आपका बेहतरीन ही होगा। अगर आज लड़ लोगे तो, और नहीं लड़ोगे तो जब भी आपको लाइफ में अच्छे दिन चाहिए, आपको बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ेगा। समझ गए क्या? चलिए समझ गए तो बताइए, आइए इधर। ये अपने पास है और ऑप्शन आप सामने देख रहे हो बच्चों, क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने। तो पहला ऑप्शन कर रहा है 10 में आंसर निकालो, दूसरा कर रहा है साइन कॉस निकाल लो, उसके बाद काम कर लेंगे। ऐसा बात है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। एक सवाल हम लोग जेईई मेंस वाले में बच्चों देखे थे, आप याद करिए। एक सवाल आप देखे होंगे जेईई मेंस में, उसमें यही क्वेश्चन था, एकदम डिटो सवाल। केवल और केवल बच्चों उसमें सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा चेंजिंग वेंजिंग कर दिया गया था। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, पहली बात तो 6 होगा, दूसरी बात ये यहाँ चला जाएगा तो 3 इंटू साइन के पावर 4x प्लस 2 इंटू कॉस के पावर 4x, ये हो जाएगा 1/। अब दूसरी बात कि सर इसमें साइन पे 4 है, कॉस पे 4 है, अगर हम इसे
यहाँ से साइन या कॉस निकालना चाहते हैं तो क्या निकाल सकते कहोगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। तो क्यों भाई? क्योंकि अभी ये साइन पे और कॉस पे 4-4 डिग्री है। आपको जो फॉर्मूला पता है साइन कॉस का, है ना, जो साइन कॉस का फॉर्मूला पता है वो पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा, पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा। यस, और अपने पास है क्या बच्चों? सर अपने पास है ना, अपने पास है, बताओ, साइन 4 कॉस 4 है। तो क्या मैं साइन 4 कॉस 4 को कन्वर्ट करके स्क्वायर में और फिर उसे पुनः कन्वर्ट कर सकता हूं साइन में या कॉस में? बिल्कुल। जैसे मान लो कि तुम कॉस को ही क्या कर लो, किसको? कॉस को ही, किसे? कॉस को ही। जैसे कॉस 4x है ना, इसे हम लोग क्या लिख लेंगे? स्क्वायर में तोड़ के तो चेंज कर ही सकते हैं ना, और स्क्वायर को लिख लेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर के पावर 2, और इसे तोड़ दोगे तो आ जाएगा 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर में साइन के पावर 4x, और माइनस 2ab में आएगा 2 इंटू a का मान 1 b का मान साइन स्क्वायर। तो ओवरऑल बच्चों ये बन रहा है 1 प्लस साइन के पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये बन रहा है ओवरऑल। हाँ यही बन रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चूंकि इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं, तुम चाहो तो पूरे को कॉस में बदल सकते हो, तो साइन को उस तरह से तोड़ देना होगा। जैसे हमने कॉस को तोड़ा है वैसी तरह से साइन को भी आपको तोड़ना होगा। जैसे वहां पे चेंज किए हम लोग, पहले साइन को साइन स्क्वायर लिखेंगे, उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर साइन स्क्वायर के बच्चों साइन स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देन फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, उस तरफ से आ जाएगा। कोई एक तरफ लेके चलना है। चलो पहले इसे क्रॉस कर दो, तो इधर 5 भी आ जाएगा, है ना, और इधर 6 भी आ जाएगा, ऐसा भी होगा। इधर 5 भी आ जाएगा और इधर 6 भी आ जाएगा। चलो अच्छी बात है ना, बच्चों वाली बात, अच्छी बात है। तो सर जब इसे यहाँ पे 3 साइन के पावर 4x होगा, फिर सर क्रॉस 2 के साथ 1 प्लस साइन के पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x होगा। ठीक है, ओके। अब तुम कर दो इसे मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 साइन के पावर 4x, और ये 5 2 जा 10, तो 10 प्लस बच्चों 25, सॉरी है ना, ये 5 2 जा 10, 10 इनसे गुना होगा तो 10 साइन के पावर 4x, और ये 5 2 जा 10 2 जा 20 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 6। बुला लो इधर किसको? 6 को इधर बुला लो, तो ये बन जाएगा 15 साइन के पावर 4x, सॉरी 15, 15 और 10 25, 25 साइन के पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x, 25 साइन के पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x, और बच्चों 10 में से 6 गया, क्योंकि जो ये जो 6 है ना, इसको इधर बुलाओगे तो इसमें से घटेगा, और 10 में से 6 गया तो आ जाएगा 4। अब ये बना आपके पास इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। और ये इक्वेशन अभी तो 4 डिग्री में दिख रहा है, ये इक्वेशन अभी 4 डिग्री में दिख रहा है। जैसे ही हम लोग इसे, है ना, 25 साइन के पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के बच्चों हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे कि मेथड 1, जिस बच्चे को समझ में थोड़ा कम आता है, मान लेंगे कि साइन 4x को, सॉरी साइन 4x को नहीं बच्चों, किसको? साइन स्क्वायर को मान लेंगे t, तो वो क्या करेगा, साइन स्क्वायर t होगा ना, तो साइन के पावर 4x हो जाएगा t स्क्वायर। यस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 4, और यहां से हम सॉल्व करके t का वैल्यू निकलवा लेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका कि अगर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दिमाग चलता है, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा दिमाग चलता है, तो आप मुझे ये बता दो कि यहां से क्या ये 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है क्या? बोलो सर, बात आपका मानते हैं। चलिए बच्चों, ये जो 4 देख रहे हो ये 2 का स्क्वायर है क्या? हाँ, ये भी बात मानते हैं। इनको तोड़ दो, 2 इंटू 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2, 2 इंटू 5 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2, इनको तोड़ दो। अब बताओ मुझे यहां से कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये 5 साइन स्क्वायर एक्स का माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा क्या? बोलो, बताओ विनोद, क्या हालचाल है? ये समझ में आ रहा है? क्या ये सही लिखा हूं? क्या आपके पास ऐसा माहौल आ गया क्या? ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आप इसे ये नहीं लिखा करेंगे क्या? सर सही तो बोल रहे हो। तो चलो अब यहां से बता दो मुझे, यहां से तुम मुझे बताओ कि 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 0 होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2/5। 2 उधर फेंको, 5 को नीचे ले आओ डिवाइड में, 2/5 ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स का। तो तुम इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स भी निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, कॉस स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, यानी 1 माइनस 2/5, एलसीएम ले लो 5, 5 माइनस 2 यानी 3/, आंसर नहीं, आंसर नहीं, साइन स्क्वायर एक्स आ गया 2/5 और कॉस स्क्वायर एक्स आ गया 3/5। ये बात रहा जो कि ध्यान देना है। अब हम लोग आइए ऑप्शन चेक करते हैं। यही ना बच्चों ऑप्शन अपना, बोलो। एक ऑप्शन है tan स्क्वायर में, एक है sin 8/8 cos 8/8 27। तो दो तरह का वैल्यू मेरे पास सामने है ना, दो तरह का वैल्यू अपने पास सामने है। पहला ऑप्शन है बच्चों tan स्क्वायर, तो निकाल लो ना tan स्क्वायर एक्स, ये होने वाला है साइन स्क्वायर एक्स बाई, ये होने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? साइन स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला 2/5 होता है साइन स्क्वायर का, और कॉस स्क्वायर का हमने निकाला 3/5 होता है। 5 का गेम बजा दो, 5 का गेम बजा दो, क्या बच गया? सर बच गया 2/3। वाह, यानी बचवा tan स्क्वायर एक्स आ गया 2/3। कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताना, कौन सा ऑप्शन होगा? tan स्क्वायर का मान 2/3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए। tan स्क्वायर 2/3 आया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया बच्चा। आगे बढ़ो, अब किसको मैच करवाओ? तो सर अब हम लोग आते हैं, क्योंकि अपने पास एक ऑप्शन, दो ऑप्शन ऐसा है, दो ऑप्शन में tan स्क्वायर था और बाकी के जो दो ऑप्शन था वहां पे tan स्क्वायर नहीं था, वहां पे कोई और था। और कौन था वो? साइन के पावर 8x/8 और कॉस के पावर 8x/20 ये था। तो क्यों ना मैं साइन के पावर 8 निकाल लूं। कैसे? तो साइन स्क्वायर के पावर 4 कर दूं, कॉस स्क्वायर के पावर 4 कर दूं, कर दो। साइन स्क्वायर एक्स का मान बताओ, 2/5 के पावर 4 नीचे 8 प्लस 3/5 के पावर 4 नीचे 8, सॉरी 27 ऐसा है क्या कुछ? हाँ, कुछ तो ऐसा ही है।
कुछ ऐसा ही है। चलिए 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, सिंपलीफाई किया जाए। 2 के पावर 4 हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 5 के पावर 625 मल्टीप्लाई 8 और ये बच्चों 3 के पावर 4 81 और 5 के पावर 4 625 मल्टीप्लाई 27। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं, क्या 8 से 16 को उड़ा दूं 2 टाइम, क्या 27 से 81 को उड़ा दूं 3 टाइम्स, और दोनों का एलसीएम बच जाएगा 625, एलसीएम ले लेंगे 2 + 3 यानी 5/600 उड़ा दो, कितना मरतबा 100, यानी ऑप्शन आ गया 125 बच्चों आंसर 25/1/125। तो अब इस हिसाब से बताओ मुझे कि कौन ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1/125 होगा, ऑप्शन डी कह रहा है 2/, तो कौन सा सही होगा बच्चों, बी नंबर, यानी आंसर हुआ इस प्रश्न का ए और बी। इस प्रश्न का आंसर ए और बी, यानी कहा जाए इस प्रश्न का आंसर आ गया ए ऑप्शन और ऑप्शन बी। अब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो और अगर इसको हम लोग ट्रिक से बनाना चाहें, ट्रिक 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 बच्चों, गुरु मंत्र है ना, क्या गुरु फॉर्मूला ऐसा हो, क्या हो फॉर्मूला, जब भी कभी ऐसा हो साइन स्क्वायर एक्स के पावर n हो बाई ए के पावर n -1 हो, कॉस स्क्वायर एक्स के पावर n हो बाई बी के पावर n -1 हो इज इक्वल टू 1/a + b के पावर n हो। जब भी ऐसा हो, याद रखिएगा इसे, क्योंकि दोबारा आया तो हम लोग इसे लगा सकते हैं। देन बच्चों साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, कुछ नहीं करिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है वो बताना है आपको। साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है वो बताना है। यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर एक्स देखो, साइन स्क्वायर के नीचे कौन है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर के नीचे कौन है, उसे ऊपर डालो, और जो राइट साइड है यहाँ -1 होगा उसे भी लिखो। फिर से एक बार क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भी ऐसा हो साइन स्क्वायर के पावर n कॉस स्क्वायर के पावर n, तो तुम क्या कर लो भाई, जितना यहाँ है उससे एक कम पावर होना चाहिए कांस्टेंट नीचे उस पे, वही कहानी यहाँ भी होना चाहिए और इन दोनों का सम के बराबर इधर राइट साइड में होना चाहिए। जब जब ऐसा रहेगा तब तब साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर के नीचे का देखो कांस्टेंट वो, और राइट साइड देखो, राइट साइड वाला नीचे रह जाएगा, खाली ये चला जाएगा इधर, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का मान b के पावर n -1 बाई a + b के पावर n -1 होता है। इसे रखेंगे ध्यान में, है ना। अब इसी के एग्जाम्पल रखते हुए अब मुझे बताओ, जब ये दोनों मालूम हो गया ना तो हम लोग कुछ भी मालूम कर सकते हैं, कुछ भी मालूम कर सकते हैं। आ जाओ, अपने पास प्रश्न बच्चों था साइन के पावर 4x/2 प्लस कॉस के पावर 4x/3, यहाँ था 1/, क्या इसको हम इस फॉर्मूले पे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर। यहाँ लिखना होगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और जितना यहाँ है ना उसमें एक कम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये 1 और ये 1 और ये 1, इसको लिखना होगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, यस, ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे में 3 के पावर 2 -1, राइट साइड में बच्चों इन्हीं दोनों कांस्टेंट के पावर में 2 -1 है कि नहीं ऐसा, तो जैसे ही है तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, सर x है तो x ही ले लो, साइन स्क्वायर x क्या देगा, साइन स्क्वायर x क्या देगा बताओ, साइन के नीचे कौन है, ले लो 2 के पावर 2 -1, नीचे राइट साइड का कांस्टेंट क्या है 2 + 3 के पावर 2 -1, यानी बच्चों 2/5 आया था कि नहीं, आया था सर। कॉस स्क्वायर क्या आएगा, है ना, कॉस स्क्वायर क्या आएगा,
तो 3 के पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 के पावर n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 जिसको बोलते हैं, जिसको 2 माइनस 1 बोलते हैं, ये हो जाएगा 3/5। और जब साइन कॉस निकल गया तो तुम ही बताओ किसको किसको निकाल सकते हैं? किसी को भी निकाल सकते हैं, है ना, किसी को भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको अगर याद रहा तो आगे का काम भी हम लोग कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे मुझे 8 चाहिए, तो यहाँ 4 पावर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, वहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 3, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी यानी 2। यहाँ पे a प्लस बी के पावर 4 में से 3, 4 में से गया 3, तो बच्चों यहाँ पे 2 और 3 5 का पावर क्यू, तो दूसरा ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। और साइन कॉस मिल गया तो tan वगैरह भी निकाल लेंगे। आशा है समझ में आ गया होगा आपको ये टेक्निक, से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और वो प्रश्न है 2004 में आया हुआ। अब सर इसे टैकल कैसे करें? थोड़ा सा पहले तो ये सॉल्यूशन है कि साइन थीटा का मान दे रखा है इन्होंने 1/2, और कॉस थीटा दे रखा है इन्होंने 1/3। सॉरी थीटा नहीं बच्चों, यहाँ पे कॉस के पास कोई और एंगल है, क्या है, फाई है, ये है 1/3। इनको इनसे कोई संबंध नहीं है और उनको इनसे कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन है कि थीटा और फाई जो है, थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल। थीटा और फाई क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। थीटा और फाई क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कि जब ये एक्यूट एंगल है तो मैं यहाँ से थीटा बता सकता हूँ कितना होने वाला है, 30 डिग्री। रेडियन में बोले तो बच्चों π/6, रेडियन में बोले तो π/6, और डिग्री में बोले तो 30 डिग्री। अब तुम कहोगे सर आप 150 क्यों नहीं सोच रहे हो? साइन तो पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है और साइन तो पॉजिटिव सेकेंड में भी होता है, तो फर्स्ट वाला 30 होगा और सेकेंड वाला 150 होगा, 180 - 30। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि ये मुझे सोचने के ऐसा मजबूर किया है ना, ऐसा सोचने के लिए मुझे मजबूर किया है। बिल्कुल बच्चों, जो निखरेगा नहीं वो बिखरेगा नहीं, और जो उलझेगा नहीं सुलझेगा नहीं। जब तक उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं, और जब तक निखरेंगे नहीं तब तक बिखरेंगे भी नहीं। इसलिए बिखरने के लिए निखरना होगा और सुलझने के लिए उलझना होगा। इसलिए प्रश्न कभी ये मत सोचो कि नहीं बनेगा, अरे यार वो तो सब ठीक है, नहीं बनेगा तो क्या होगा, तुमको कोई फांसी की सजा दे देगा क्या कि नहीं बनाया सवाल तुम, चलो आज तुमको फांसी बना दे? कभी नहीं, ठीक है। प्रयास करके असफल होना गलत नहीं है, लेकिन प्रयास नहीं करना ये गलत है। प्रयास नहीं करना ये 100% गलत है। प्रयास करके असफल होना ये कभी गलत नहीं है, क्योंकि वो असफलता कभी नहीं होता है। जिन्होंने प्रयास किया वो कभी असफल नहीं हुआ, वो हमेशा लर्न ही किया, हमेशा सीखा ही सीखा। सफलता से भी सीखता है लोग, असफलता से भी सीखता है, कुछ भी लॉस नहीं होता, एक बात ध्यान रखिए। इसलिए और मैथमेटिक्स जो है वो आपको प्रैक्टिस करना ही तो सिखाता है कि भाई रिस्क लो, आगे गेम बढ़ाओ और रिस्क लो। चलो, तो ये हम लोग क्यों नहीं सोचे आप समझ गए, क्योंकि वो खुद कह रखा है एक्यूट एंगल सोचना है। इसके बारे में भी तो बताओ तुम कि कॉस का वैल्यू कहाँ कहाँ जानते हो? 0 पे, 30 पे, 45 पे, 90 पे, सॉरी 60 पे, और फिर 90 डिग्री पे। कॉस 0 का मान बच्चों 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2 और इसका 0। और 1/3 जो होगा वो किन दो स्टैंडर्ड एंगल के बीच में, ये पता लगाओ। 1/3 किन दो स्टैंडर्ड एंगल के बीच में पता लगाओ, क्योंकि cos फाई का मान 1/3, फाई इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, बट कोई ना कोई तो एंगल है जो 0 और 90 के बीच में। तो हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट पता लगाते हैं कि वो एंगल किस दो स्टैंडर्ड एंगल के बीच में है। इतना तो कंफर्म है 0 और 90 के बीच में है, लेकिन और हम और नजदीक जा सकते हैं उसका, क्या उसका और नजदीक जाकर के एक्यूरेट वैल्यू का पता लगा सकते हैं?
लगा तो सकते हैं, तो पता लगाइए। बताइए 1/3 किसके बीच में है? तो सर 1/3 जो है, 1/3 जो है वो 0 और 1/2 के बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 1/3 का मतलब 0.333 और 1/2 का मतलब 0.555, क्योंकि 1/√2 आगे हो जाता है ना। 1/√2 जो है बच्चों वो नंबर लाइन पे 1/√2 बड़ा हो जाता है 1/2 से, इसलिए हम लोग उधर नहीं जा सकते। तो जो 1/3 है, 1/3 है बच्चों, वो ज्यादा एक्यूरेट किसके है? 0 और 1/2 के, इन दोनों के बीच में ज्यादा एक्यूरेट है ये। क्या हम इसे अगर 0 और 1/√2 के बीच में बोले कि 1/√3 जो है वो 0 और 1/√2 के बीच में, तो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, ये भी सही है। लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट ये है ना, और भी काफी नजदीक का एंगल आपको बता रहा है ना, इन दो एंगल के बीच में है, तो आप और ज्यादा अनुमान यहां लगवा सकते हैं। अब आप देख रहे हो क्या कि कॉस में एक चीज और देख रहे हो बच्चों, क्या कि कॉस का जो ग्राफ है यानी फंक्शंस हैं वो कैसा है? डिक्रीजिंग है। कैसा है ये? डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है कि बड़ा, देखो ना, छोटा एंगल पे बड़ा वैल्यू, फिर एंगल बढ़ा वैल्यू घट गया, फिर एंगल बढ़ा वैल्यू घट गया, सबसे बड़ा एंगल पे छोटा वैल्यू। तो 0 कब देगा ये? 90 डिग्री पे। इसको हम लोग लिख दें cos फाई, ऐसे लिख दें। बताइए ये कितना है? cos 60 डिग्री है, ये कितना है? cos 90 डिग्री है। हाँ सर अभी तो है, अभी ये रिजल्ट सही है, लिखा हुआ भी सही है, अभी ये रिजल्ट लिखा हुआ बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉस के साथ है ना, एंगल अकेले नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एंगल मुझे अकेले मिले, हम लोग चाहते हैं कि एंगल मुझे ये अकेले में मिले, तो कॉस को हटाना होगा। तो देखो यहाँ पे कॉस में क्या नेचर है, जो उसके वैल्यूज में नेचर है उसके अपोजिट नेचर उसके एंगल में है। तो क्या हम इसे फाई को, क्या हम यहाँ फाई को 60 डिग्री से 90 डिग्री लिख सकते हैं क्या? तुम सोच रहा होगा कि सर कॉस हटा तो 90 ना बचेगा यहाँ, तुम बताओ कि 90 से फाई लिखोगे क्या? बच्ची हो क्या ये लिखोगे? बताओ, अरे बच्ची हो या बच्चे हो, पहले बताओ कि भाई ये सही लिखा हुआ है। नहीं सर, क्यों गलती है बाबू? तुम बताओ मुझे क्यों गलती है? क्योंकि सर छोटा नंबर पहले होता है इंटरवल में, बड़ा उससे बड़ा होता है तो आगे होता है। ये कहानी है हमारी अधूरी कहानी, पूरी कब होगी? एग्जाम के बाद पूरी होगी, कुछ का कॉलेज में पूरी होगी। अभी कहानी को पूरा नहीं करना है, अभी पढ़ाई को पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है। आइए, तो ये मिल गया बच्चों, इसे रेडियन में फंसा सकते हैं क्या? यस सर फंसा सकते हैं, π/3 और π/2। अब तुमसे सवाल क्या किया गया था बताओ मुझे, तुमसे सवाल क्या किया गया था? सवाल किया गया था कि फाई प्लस थीटा, क्या पूछा है तुमसे? फाई प्लस थीटा है ना, ये किस इंटरवल से बिलोंग करेगा? तो अगर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो तो तुम्हारा थीटा जो है बच्चों वो π/6 है, यानी 30 डिग्री है, और जो फाई है ये आ गया है 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। और थीटा प्लस फाई निकालना है तो जोड़ लो, है ना, थीटा प्लस फाई जोड़ लीजिए, 90 प्लस थीटा, और यहाँ भी 60 डिग्री प्लस, यहाँ थीटा प्लस फाई, 90 प्लस थीटा और 60 डिग्री प्लस थीटा, ऐसा कुछ। यस, तो थीटा बीच में तो थीटा रहने ही दो तुम मुझे, और इनको चेंज कर दो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि आसपास बाउंड्रीज पे एंगल डालना है। यहाँ भी थीटा का मान रख दो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री थीटा प्लस फाई
और यहाँ हो गया 120 डिग्री। यहाँ पे थीटा प्लस फाइव हो गया 90 डिग्री, 60 और 30। देखो मुझे आस्क क्या किया गया था, आस्क किया गया था कि थीटा प्लस फाइव का बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा और छोटा वाला वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया था। खैर कोई बात नहीं है, हमारे पास ये है और ये इक्वल टू में है और ये इंटरवल में, तो इसी इंटरवल में जाके थीटा को जोड़ दो, इसी इंटरवल में घुस के थीटा को जोड़ दो। तो जैसे इस इंटरवल में घुस के थीटा जोड़ोगे तो आपके पास थीटा प्लस फाइव 90 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा, फिर थीटा का मान बच्चों रख दो 60 प्लस 30 90। यहाँ पे मत रखना क्योंकि बीच में तो मुझे थीटा प्लस फाइव जैसा ही माहौल चाहिए। ये हो गया और 90 प्लस 30 ये भी हो गया है ना, 90 प्लस 30 भी हो गया। तो आप कह सकते हैं इसे इंटरवल में भी बता सकते हैं थीटा प्लस फाइव बिलोंग्स टू दिस इज पाई बाई 2 और दिस इज 2 पाई बाई 3, यानी इसी एरिया का कोई ना कोई वैल्यू होगा। ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू बच्चों यही है, क्योंकि इसको तो तुम पाई बाई 2 थीटा प्लस फाइव और ये 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब ये देख लो, इसी को हमने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को हमने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3, यानी यही ना 90 से 120 डिग्री, 90 से 120 डिग्री का वैल्यू ये है। तो आपका आंसर हो गया बच्चों यहाँ पे बी। कैसे हुआ समझ लो। मोर एंड मोर जो है, ज्यादा एक्यूरेट जो है वो आप कब कर सकते हो, जब आप ग्राफ बनाते हो तब भी आप ऐसा कहा जाता है ना कि कोशिश ऐसी करनी चाहिए, कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता ही ना चले। कोशिश ऐसे करनी चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता ही ना चले, इस तरह से कोशिश होना चाहिए। और जब तुम अपने को तराशोगे ना, जब तुम अपने को तराशोगे तभी दुनिया तुम्हें तलाशेगी, इसलिए अपने आप को तराशना शुरू करो। दुनिया उन्हीं को तलाशती है जो अपने आप को तराशा है, उस हथौड़ी का चोट सहा है, और तब तक सहा है जब तक कि वो एकदम पीक पे ना पहुंचे। तो आपको भी वो समय से गुजरना ही पड़ेगा, इसलिए आनंद लो इस जिंदगी के सफर का। ठीक है, आपके पास 11-12 का टाइम है, मजे से पढ़ाई करो पूरा इंजॉयमेंट के साथ, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे सामने तीसरा सवाल, और ये IIT 2005 कब का है बच्चों, तो ये है IIT 2005। और इस प्रश्न में कुछ खास है, आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर थोड़ा थोड़ा सा अधूरा चल रहा है। 3 सर्कल है, एक दूसरे को टच कर रखा है इन्होंने, है ना, ऐसा है कुछ। ये सर्कल एक दूसरे को टच करता हुआ ऐसे जा रहा है ना, ये सर्कल और ये सर्कल भी एक दूसरे को टच करता हुआ जा रहा है। वर्टेक्स ए है बच्चों, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है। पूछा है तुमको कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, यानी ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा है, यानी पूछा है एरिया किसका, ट्रायंगल ABC का क्या होगा, ये आपसे सवाल किया गया है। और यहाँ पे बच्चों ये जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 2 बातें यहां से क्लियर हो गई। तीसरी बात ये है बच्चों
कि सर मैं कैसे एरिया निकालने के लिए साइड का जरूरत है, आप पता है इसका फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, तो मुझे साइड का जरूरत पड़ेगा है ना। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो क्या साइड आपको पता है? नहीं ना पता, इस पिक्चर में नहीं पता है। तो सर दिया क्या है इस पिक्चर में, ये पिक्चर में दिया क्या है, चलो पूछते हैं, पढ़ते हैं सवालों को। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विच कंटेनिंग 3 कॉइन्स ऑफ यूनिट रेडियस। बच्चों केवल और केवल आपको पता है कि इसमें जो कॉइन है, जैसे पिक्चर में देखो तीनों कॉइन सेम साइज का है, थोड़ा सा समझदार हो समझो, तीनों कॉइन सेम साइज का है, तीनों कॉइन बच्चों सेम साइज का है, ऐसा कुछ है ना, तीनों कॉइन जो है वो सेम साइज का है, तीनों कॉइन यहाँ पे सेम साइज का है, बिल्कुल तीनों कॉइन जो है वो सेम साइज का है। और तुम्हें इस सर्कल का एरिया निकालना है, तुम्हें इस सर्कल का एरिया निकालना है। चलो निकालते हैं। पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो इस ट्रायंगल में 3 छोटे छोटे सर्कल्स बनाना है ना। यस, एक सर्कल यहाँ है बच्चों, ठीक ऐसा ही एक सर्कल यहाँ भी है। और ठीक ऐसा ही एक सर्कल यहाँ भी है। ऐसा है, ऐसा है, कैसा है आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस, एक सर्कल आपको यहाँ दिया गया है ना, जो कि इससे मिलता जुलता है, और एक सर्कल यहाँ जो इस साइड को यहाँ टच कर रहा है, एक सर्कल यहाँ है जो इनको यहाँ टच कर रहा है, और ये इसको यहाँ टच कर रहा है। इन सारे सर्कल्स का रेडियस जो है बच्चों 1 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। तुमको लग रहा होगा, चलो लगना नहीं चाहिए, ये साइड ए, ये साइड बी, और एक साइड ये है ना, ए बी और सी। यहाँ है C1, यहाँ है C2, और यहाँ है बच्चों C3, ऐसा कुछ है। C1 है, C2 है और C3 है। यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे ये क्या होगा, R1 होगा, और ये भी होगा, मतलब R1 छोड़ो, R बोलो, है ना, R बोलो। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ये भी R होगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी R होगा। और खुशखबरी ये है कि यहाँ जो तीनों सर्कल्स हैं ना, उनका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट। तो बताओ क्या ये जो इनको देख रहे हो ना, इनको
क्या एक स्क्वायर बनाएगा क्या? नहीं सर, रेक्टेंगल बनाएगा, क्योंकि सर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक भी हो गया। थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 2, क्योंकि इनका रेडियस 1 है, तो इनको इनको मिलाइएगा तो 1, इनको इनको मिलाइएगा तो भी 1। समझे कुछ? हेलो, अब क्या करना होगा? हाँ, इतना कन्फर्म है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्यों? तो जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ही इधर का भी साइड होगा। थोड़ा दिख नहीं रहा है, देख लो भाई, ऐसे सब बराबर है, क्योंकि सब कुछ जो है बच्चों, सब कुछ। अब ये कैसे निकलेगा? दिक्कत यहाँ ये कैसे निकलेगा? इनको तो इनको ज्वाइन कर दो, है ना, इनको ज्वाइन कर दो, किनके साथ? इस सेंटर के साथ। किनको? इन साइड को। तो चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझना। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा क्या? बताओ, ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा क्या? और अगर ये 30 होगा और ये सामने वाला 1 है, तो क्या हम इसका नाम दे दो ए मेन, क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं? क्योंकि बी एम निकलेगा, तो जैसे ही जितना बी एम होगा उतना ही मेरा सी एन भी हो जाएगा। तो सर निकाल सकते हैं कैसे? कॉट लगा दो ना, कॉट, कॉस नहीं, कॉट 30 डिग्री लगा दो। कौन ट्रायंगल में बच्चों? तो इन ट्रायंगल बी सी वन एम, कहा? बी सी वन एम में कॉट 30 हो जाता है बी बाई पी, तो ये हो गया सी एम बाई बी एम। सी एम का मान है 1, बी एम का मान निकालना है, बताओ। 1 बाई बी एम, कॉट 30 का मान √3, कॉट 30 का मान √3, कॉट 30 का मान √3, सॉरी उल्टा उल्टा पलटा हो गया है, एक मिनट बच्चों। यहाँ बी एम नहीं, कॉट में होता है ना पी बाई बी नहीं होता है, बी बाई पी होता है, तो इसमें होगा बी एम ऊपर होगा और सी एम नीचे होगा, और ये बी एम और नीचे 1, इस प्रकार से बी एम का मान निकल गया बच्चों √3। ये ध्यान देना, तुम वीडियो को पीछे करके फिर से समझो क्या बोले हैं। बोले क्या है कि कॉट 30 जो है ना, वो इस ट्रायंगल में बच्चवा, इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में कॉट 30 का जो मान है वो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये कैसे पता चला? क्योंकि जब इसको आगे बढ़ाएंगे ना हम लोग, तो इस सर्किल के सेंटर से होके जाएगा, और आपको पता है कि सर्किल के सेंटर से जो भी जाएगा, है ना, सर्किल के सेंटर से होकर के जो भी जाएगा वो इनको आगे जाकर के 90 डिग्री पे मिलेगा। ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। इक्विलेटरल का ये गुण होता है कि वर्टेक्स से डाला हुआ, सामने से वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो ए बी को दो बराबर बराबर, ए सी को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, साथ ही साथ सेंटर से होके भी जाएगा सर्कल का, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए तो पूरा, और ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहाँ से जो आप खींचते हो वो थीटा थीटा भी होता है, और ये 90 डिग्री के साथ साथ इक्वल भी होता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का कहानी है। तो बी एम हो गया √3, बताओ मुझे, ये हो गया √3 और ये भी हो गया √3, तो साइड क्या आ गया बच्चा पार्टी? साइड क्या हो गया? साइड हो गया सर बी एम प्लस एम एन प्लस सी एम, और बी एम हो गया √3, सी एम हो गया 1 + 1 यानी 2, और ये हो गया √3, यानी साइड निकल गया 2 + 2 √3, इतना निकल गया साइड। चलो देयरफॉर अब हो गया काम। क्या पूछा है? एरिया किसका?
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का, यही ना पूछा है, किसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का। तो क्या होता है, √3/4 होता है गुने साइड स्क्वायर होता है, कर लो, √3/4 इंटू 2 + 2√3 का √3/4 एलसीएम यहां से 2 बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर निकालोगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएंगे 4, और ये 1 + √3 का होल स्क्वायर, तब तक ये उड़ जाएगा। √3 इसको होल स्क्वायर करने आता है, कर लो, a² b² प्लस 2ab, तो ये √3, ये 1 + 3 + 2√3, फिर कर लो 3 और 1 4, 4√3, और बच्चों 2 और √3 इंटू √3, बताओ ये हो गया 3, तो ये हो गया 4√3 + 6, और ये किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। किस में आएगा बच्चों, स्क्वायर यूनिट में आएगा। एक बार फिर से समझ लो क्या क्या बोले हैं, है ना। पहली बात, आपके पास ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, इसमें तीनों सर्कल सेम है, सेम साइज का है, सबका रेडियस। इस सर्कल तीनों सेंटर को, तीनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन किया गया, तो एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ही। इस फिगर को बच्चों हमने यहाँ पे अच्छे से बनाया है, देख लो, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये 1 होगा, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये भी जो ट्रायंगल बनेगा ना, ये जो ट्रायंगल है C1 C2 C3, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा। तो सर ये 2 है, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल गया। अब ये निकालना है, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्यों, क्योंकि कोई पॉइंट से अब बाहर से जब टेंजेंट खींचते हैं तो बराबर बराबर भागों में बराबर बराबर, दोनों साइड बराबर बराबर होता है, ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये आप जानते हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा। और बाई ज्योमेट्री ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है और हर एक सर्कल का साइज सेम है। अब क्वेश्चन आईआईटी का है तो परेशानी होना तय है। चलो डरना नहीं है मेरे जाबाज सिपाहियों। तो थोड़ा सा हम लोग क्या किए, इन सेंटर को मिलाए, पता है कि इस सेंटर से जो लाइन होके जाएगा वो इस सर्कल के सेंटर से होके जाएगा, और सेंटर से होके जाने वाला लाइन जो आगे जाके मिलता है वो परपेंडिकुलर होता है। इसको 90 30 30, चूंकि टोटल तो 60 है, ये 30 हो गया इधर, 30 का हो गया इधर, इसका गेम बच गया। चलो गेम बजाने दो। कॉट बच्चों ये मुझे निकालना था, ये हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, जैसे ही निकला ये उतना ही होगा ये, तो टोटल साइड लेंथ हो गया √3 + 2, तो टोटल साइड लेंथ आप निकाल लिए 2 + 2√3, फिर उसके बाद √3/4 गुने साइड स्क्वायर, देखो कैलकुलेशन किया हुआ है, आंसर आपका सामने। और बच्चों अंतिम क्वेश्चन आइडेंटिटी और रेशियो का, जो कि 2011 में जेईई एडवांस में पूछा गया, आईआईटी में पूछा गया है, बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, एक सेट है कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो थीटा आएगा, जो पहला सेट है बच्चों, ये कह रहा है यहाँ थीटा लिखना है, बट ये थीटा आएगा कैसे, कह रहा है इसको सॉल्व कर लो ना, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। इनको सॉल्व करिएगा, इनको सॉल्व करिएगा ना, तो जो तुम्हारा निकल के आएगा क्या, थीटा, उसे कहाँ रखना है, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। यहां से जो आप थीटा निकालिएगा, उस थीटा को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, P के अंदर रखने वाले हैं, ये कह रहा है पहला प्रश्न। चलो सॉल्व करते हैं, फिलहाल इसे पटक दो, ये पट्टी, ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा प्लस cos थीटा, और ये बच्चों cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो √2 + 1, डिवाइड कर दो, sin थीटा बाई cos थीटा, दिस इज √2 + 1, और बच्चों sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan थीटा का मान कितना निकाल लिए आप, √2 + 1। आपको पता है ये tan 3π/8 का वैल्यू है, ये tan 3π/8 का वैल्यू है, मीन्स 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री का वैल्यू है ये। खैर
अगर ऐसा ही बात है सर, अगर ऐसा ही बात है तो बचा के रखिए इसको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक और सॉल्व करना है और उसमें है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। अगला है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, ये है। अब क्या करना होगा, मुझे इसको भी tan में कन्वर्ट करना होगा, देखते हैं क्या आता है। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए तुम दोनों साइड क्या कर दो, तुम दोनों साइड cos से डिवाइड कर दो, है ना, तुम दोनों साइड cos से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा बच्चों √2 tan थीटा। यहाँ गेम बच गया, और यहाँ भी हो गया tan थीटा +1, और यहाँ हो गया √2 tan थीटा, यहाँ हो गया tan थीटा +1, और यहाँ हो गया √2 tan थीटा। अब इनको बुला लो इधर, चलो बुला लेते हैं, 1 रह जाएगा उधर √2 tan थीटा माइनस tan थीटा, और आपको √2 - 1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा tan थीटा। कब होगा ऐसा, जब हम इन दोनों जगह से √2 को tan को कॉमन कर लेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि tan थीटा का वैल्यू हमने निकाल रखा है, निकाल लिया है क्या, 1/√2 - 1, क्या निकाल लिया है, 1/√2 - 1, tan थीटा का वैल्यू 1/√2 - 1। बिल्कुल, इसे डिवाइड कर दो, इसे डिवाइड कर दो, किस तरह, किसका वैल्यू निकाले हो तुम, ये ना, ये और ये चीजें आपके पास है, तो यहां से tan निकालेंगे ना, तो 1 के नीचे डिवाइड करना होगा। और ये चीजें बच्चों तुम इसे थोड़ा सा रेशनलाइज करोगे तो कुछ मिलता जुलता दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ऊपर हो गया √2 + 1, और नीचे हुआ √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, दैट इज √2 + 1 और 2 - 1, यानी कहो तो √2 + 1 और नीचे हो गया 2 - 1, यानी √2 + 1 और नीचे हो गया बच्चों 1, जो कि √2 + 1 के बराबर है। तो यहां से जो मेरा tan थीटा निकला है ना, यहां से जो आपका थोड़ा सा, यहां से जो आप कह सकते हो मुझे कि यहां से जो मुझे tan थीटा निकला है ना, ये किसको किसको से इसको किनको डील किया गया है बच्चों, ये डील हुआ है क्यूब, है ना, ये डील हुआ है क्यूब, इनको सॉल्व करने से जो आएगा उसे क्यूब में रखा जाएगा, ये कहानी है। तो यहां से मुझे जो क्यूब से मिला है थीटा, है ना, जो क्यूब से मिला है मुझे वो tan थीटा वही आया, कितना आया, √2 + 1, 2 नंबर। क्या हम कह सकते हैं कि सर हेयर 1 = 2, बिल्कुल, इसमें भी बच्चों tan थीटा का मान आया है √2 + 1, और इसमें भी tan थीटा का मान आया है, कहाँ गया, √2 + 1, इसमें भी आया √2 + 1, इसमें भी आया √2 + 1। इसका मतलब जो थीटा का मान यहां से निकलेगा और यहां रहेगा, वही थीटा का वैल्यू यहां से भी निकलेगा, जो थीटा का वैल्यू यहां से निकल के आएगा वही थीटा का वैल्यू, क्योंकि tan थीटा का मान √2 + 1 ये 1 में भी था, और ये किसके लिए था, 4p के लिए था, ये 4q के लिए है। तो बताओ दोनों को देखते हुए क्या लग रहा है, 1 = 2, मतलब कह सकते हो कि सेट p में जो जो वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू कहाँ होगा, जो जो वैल्यू सेट p में होगा वो सारा वैल्यू सेट q में होगा, क्योंकि जो थीटा का मान इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है वही थीटा का मान 2 से भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम हो गया, यहाँ पे दोनों इक्वेशन ही सेम हुआ, इसीलिए दोनों का वैल्यू जो आएगा थीटा का सेम आएगा। इसका मतलब दोनों सेट में जो थीटा रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा, सारा आपका आइडेंटिटी का क्वेश्चन जो भी आज तक एडवांस में पूछा गया है
सारा हम लोग कर चुके हैं। और बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में एंगल दियर मेजरमेंट, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, ये सारा का हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। सारा का सारा प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आराम से देखिए। और जिन बच्चों को इन सारे चीजों का जरूरत है उसे जरूर से जरूर बच्चों वीडियो को शेयर करिए। जो बच्चे +2 में जेईई का तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है। उनके लिए काफी 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 मददगार होगा साबित। क्योंकि अगर आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं और आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं उसके बाद PYQs नहीं बनाते हैं तो समझिए कि आप बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। तो चलिए आज का बच्चों सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,